नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान में प्रदत्तों का विश्लेषण क्या होता है। प्रदत्तों का विश्लेषण एक एवं अर्थापन शोध प्रक्रिया में आगमन एवं निगमन तर्क के प्रयोग का व्यक्त करता है। प्रदत्तों को उप समूहों में विभाजित कर उसका विश्लेषण एवं संश्लेषण इस प्रकार करते हैं कि दी गई परिकल्पना या तो स्वीकृत होंगी या अस्वीकृत होंगी। प्रदत्तों के विश्लेषण के अंतर्गत अनेक समूहों को विभिन्न प्रकार के अभिक्रम देकर उनकी उपलब्धियों की तुलना की जाती है तथा शोध के उद्देश्यों का निर्णय प्राप्त निष्पत्तियों के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः विश्लेषण समूह की तुलना करता है। पहला है प्रदत्तों के विश्लेषण की आवश्यकता क्यों। शोध परीक्षणों के प्रशासन एवं अंकन के पश्चात प्रदत्तों का संकलन एवं व्यवस्थापन किया जाता है। संकलित प्रदत्त व प्राप्त प्रदत्त के रूप में जाने जाते हैं। प्राप्त प्रदत्त तब तक अर्थपूर्ण नहीं होते हैं जब तक कि उनको कुछ सांख्यिकी विश्लेषण नहीं दिया जाता है। प्रदत्त विश्लेषण का अर्थ प्राप्त प्रदत्तों को अर्थपूर्ण बनाना है अथवा उपयुक्त सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा परिणाम प्राप्त करना है। सार्थक परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण की सहायता से परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार प्रदत्तों के विश्लेषण के प्रमुख कार्य होते हैं: प्रदत्तों को अर्थपूर्ण बनाना, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करना, सार्थक परिणाम प्राप्त करना, अनुमान लगाना अथवा सामान्यीकरण करना। ये विश्लेषण की आवश्यकता का मूल कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रदत्तों के स्तर का चयन कैसे करें। यदि हम परिणामात्मक एवं रूप में व्यक्त चरों का अध्ययन करते हैं तो हमें मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदत्तों का संकलन करना होता है। इस प्रक्रिया में किसी चर के संबंध में परिणामात्मक अनुमान अथवा वास्तविक रूप में शोध अंतर्गत लिए गए विश्व प्रयोज्य में उस चर की मात्रा का अध्ययन करते हैं। मापन चर स्तर पर किया जाता है। वर्गीकरण और क्रमिक स्तर, वर्गांतर स्तर और अनुपातिक स्तर और कुछ विशेषज्ञ इन निर्देशक प्रदत्तों के विश्लेषण की योजना बनाने के लिए इस प्रकार के सामान्य नियमों का सुझाव देते हैं कि शोधकर्ता तब तक क्रमिक ही माना जाना चाहिए जब तक कि उसके पास इस बात का पर्याप्त प्रमाण न हो कि प्रदत्त वर्गांतर मापक में है। चार स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है: वर्गीकरण स्तर पर, क्रमिक स्तर पर, वर्गांतर स्तर पर और अनुपातिक स्तर पर। ये चारों तत्व वर्गांतर के मापक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रदत्तों का विश्लेषण। प्रदत्तों के विश्लेषण का अर्थ प्रदत्तों में निहित तथ्यों को निश्चित करने के लिए सामग्री का सारणीयन कर अध्ययन करना होता है। इसमें जटिल कारकों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं एवं व्याख्या के उद्देश्य से इसको एक साथ एक नवीन क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रदत्त संकलन से पूर्व विश्लेषण की योजना तैयार कर लेनी चाहिए। आरंभिक विश्लेषण में योजना की जांच करने के बाद अगर आवश्यक हो तो प्रदत्तों के अंतिम विश्लेषण का विस्तार करना चाहिए। प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु गुडवार एवं मिस्केट्स ने 4 सुझाव दिए हैं। पहला है कि प्रदत्तों के बारे में सार्थकता सारणी के अनुसार विचार करना चाहिए। दूसरा, समस्या कथन की सार्थकता से जांच करना और आरंभिक प्रदत्त अभिलेखों का अध्ययन करना। तीसरा है सामान्य व्यक्ति की तरह समस्या पर विचार करना। चौथा है विभिन्न साधारण सांख्यिकी के विश्लेषण का प्रदत्तों पर प्रयोग करना। शोध प्रदत्तों के विश्लेषण की सामान्य प्रक्रिया में सांख्यिकी विशेषों का विशेष महत्व होता है। इकाइयों के छोटे और एवं बड़े समूह के किसी भी शोध अध्ययन में साधारण सांख्यिकी की गणनाओं का स्थान होता है। कुछ सांख्यिकी की विधियों का विश्लेषणात्मक विवरण विषय में जानकारी देते हैं। जैसे कि इसमें दिया है हमने प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसमें पहला पॉइंट आता है प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी गणना प्रविधियों के अथवा प्रक्रियाओं का नाम है जिसके अंतर्गत अंकित प्रदत्तों का संकलन, संगठन, विवरण, व्याख्या की जाती है। अतः सांख्यिकी मापन एवं शोध का मुख्य उपकरण है
और शोधकर्ता प्रदत्तों का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने हेतु सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करता है, जो विश्लेषण की प्रक्रिया का आधार होती है। शैक्षिक अनुसंधान में दो प्रकार के सांख्यिकीय पद्धति के प्रयोग किए जाते हैं, एक विवरणात्मक और दूसरा निष्कर्षात्मक। विवरणात्मक विश्लेषण, विवरणात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण का संबंध सांख्यिकी विवरण से है, जो निरीक्षित विशेष समूह और बाह्य समूह से कोई भी समानता निश्चित नहीं करता है, अपितु केवल एक ही समूह की व्याख्या करता है। और दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण। निष्कर्षात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण में न्यायाधीश की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अध्ययन के लिए एक छोटे समूह का चयन किया जाता है, जिनके विषय में यह मान्यता होती है कि उस बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करना है जिसमें उसका चयन किया है। परीक्षणों एवं प्रयोगों से प्राप्त पद्धतियों का कोई अर्थ एवं महत्व नहीं होता है इसमें, जब तक कि उनको वर्गीकृत अथवा क्रमबद्ध नहीं किया जाए। यह प्रक्रिया विषय वस्तु को कुछ प्रमुख भागों में संगठित करती है, जैसे कि उच्चतम तथा निम्नतम प्राप्तांकों के बीच प्रसार का आकलन, वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त वर्ग के आकार का निर्णय। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाली पद्धति विश्लेषण की प्रविधियाँ आवृत्ति वितरण की गणना करना होता है, शतांशों तथा शतांश की बिंदुओं का क्रम की गणना करना होता है। विवरण की प्रसामान्यता के लिए पद्धतियों का परीक्षण वक्रता और विषमता से किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों की गणना करना, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक और मानकों का निर्धारण करना, ये इसकी विशेषताएं हैं। सहसंबंध गुणों की गणना करना और सहसंबंध गुणांक क्रमांतर तथा गुणन विभिन्नता से सहसंबंध विधियों से विश्वसनीयता और वैधता की गणना करना, ये निष्कर्षात्मक पद्धति आता है। अब निष्कर्षात्मक पद्धति का विश्लेषण कैसे करें? अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य समग्र पर प्रयुक्त होने वाले उपयोगी अधिनियमों की खोज करना है, पर सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना अव्यावहारिक होगा। न्यायाधीश विश्लेषण के लिए चुना गया जनसंख्या का छोटा अनुपात होता है और न्यायाधीश को देखकर जनसंख्या के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। न्यायाधीश से पद्धतियों की सहायता से परासांख्यिकीय आकलन करना निष्कर्ष का मूलभूत आधार है। शिक्षा अनुसंधान में पद्धति महत्वपूर्ण है भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षा अनुसंधान में इसकी सबसे ज़्यादा पद्धति की महत्वपूर्णता होती है। सांख्यिकी से परासांख्यिकी तर्कपूर्ण विचारों की श्रृंखला एक भाग से, जिसे निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पद्धतियों का विश्लेषण का नियोजन करना। पद्धतियों के विश्लेषण की योजना के संदर्भ में पद्धतियों का संकलन करने वाले उपकरणों की सूक्ष्म जांच की जाती है। विधि और प्रविधि के चयन के समय तथा उपकरण के विकास के समय सूक्ष्म बातें जैसे कि नाम, उम्र, आयु, अपेक्षित पद्धतियों के स्थान को मूल माना जाता है। अतः पद्धतियों के समय विशेषताओं को ध्यान रखना चाहिए। नाम, कक्षा, आयु, स्कूल, लिंग, अन्य वर्गीकृत सूचना जो कि शोधकर्ताओं के लिए विश्लेषण में आवश्यक हो, उसका स्थान ये देना चाहिए। पद्धतियों के विश्लेषण में प्रत्येक पद को एक क्रमांक देना और पद के प्रत्येक विकल्प को भी पृथक रूप से क्रमांक या अक्षर देना आवश्यक होता है। जांच करने की अपेक्षा विकल्प को घेरना अधिक उपयुक्त होता है, जो कि विश्लेषण को बाधा रहित करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है उपकरणों को विभिन्न रंग के कागज पर छपवाने से पद्धतियों के विश्लेषण में सहायता मिलती है, क्योंकि पूर्व परीक्षण और अंतिम परीक्षण के प्रशासन में सुविधा रहती है। कई रंग के कागज पर होता है तो पता चल जाता है कि पहले कौन सा था और अंतिम कौन सा है। यदि अनुक्रियाकर्ता किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता प्रकट करता है तो इस निरीक्षण को भी उपकरण में अंकित करना चाहिए। संरक्षित प्रश्नों पर विकल्पों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अर्थात यदि एक विकल्प है 5 से 10 तो दूसरा विकल्प 11 से प्रारंभ होना चाहिए। ये था आज के हमारे अनुसंधान में पद्धतियों का विश्लेषण कैसे किया जाए और उसकी क्या नियोजन होना चाहिए, क्या विशेषता और कैसे उसकी चयन करना चाहिए। कल हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।